रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई एनडीआरएफ टीम से वर्तमान प्रेसमिट करछन सीधा लोग जीवा से प्रेसमिट को कि आप जिंदा बचे रहोगे, आपको हम जिंदा निकाल लेंगे, ये होप देना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको ये होप नहीं होगी तो कोई भी आदमी होप छोड़ देगा तो अपनी सांसें छोड़ देगा। जब उसकी दादी और बच्चों ने छोटे भाई ने बात करना चालू किया, उसको कई तरीके से वो लोग अपनी भाषा में बात करते थे, खाइबो जइबो चलबो, है ना, इस तरीके से उनका अपना जो स्थानीय बच्चा जो उसके अपने थे उससे बात करता था। तो केला खा लो, केला खा ले, तो इस तरीके से फिर हम लोग जो है बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश किए। वहाँ पहुँचने के बाद तो पता चला कि बच्चा केला पसंद करता था। हमने जो है उसको केला दिए, बच्चे ने केला खाया भी, एक बार में 1-2 केला खाता था, फिर उसके बाद नहीं खाता था। फिर हमने बच्चे को फ्रूटी दिया, कुछ हमने बोला कुछ लिक्विड दिया जाए उसको, तो बच्चे को फ्रूटी दिया गया, तो बच्चे ने फ्रूटी पिया। अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चा जैसे कुछ खाता पीता था तो हम लोगों को रिलैक्स मिलता था, बच्चा सुरक्षित सही है, खा पी रहा है, सही है। फिर हमने जो है हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना जो है इसको, बच्चा काफ़ी समय से नीचे है, मिनरल्स की कमी हुई होगी, ORS घोल दिया जाए। हमने उसको बोतल में ORS घोल दिया तो उसने नहीं पिया। फिर हम लोगों ने उसको फ्रूटी का जो डिब्बा होता है उसमें से फ्रूटी निकाल के ORS घोल डाल के उसको पाइप वगैरह बाकायदा लगा के रस्सी में, जालीदार रस्सी में लटकाया, ऐसे कि उसको फ्रूटी खूब अच्छे से दिखे, अगर नहीं दिखेगी तो नहीं लेता। तो उसको हमने नीचे दिया तो उसने जो है ORS घोल को पिया, हमें बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक। फिर उसी बाद हम उसको कभी फ्रूटी देते थे, हर बार ऐसा नहीं कि ORS घोल ही देते थे कि ORS घोल भी पीना छोड़ दे, तो कभी फ्रूटी देते थे, कभी ORS घोल देते थे। ये सब प्रक्रिया एक तरफ चल रही थी। एक टीम जो हमारी जो इस सब चीज़ों को कर रही थी, दूसरी टीम हमारी जो थी जो वो डिसाइड कर रहे थे कि बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए हम किस तरीके का इम्प्रोवाइज्ड अप्रोच अप्लाई करें, कैसे बच्चे को उठाया जाए। बच्चा दिव्यांग था, इसलिए जो सुनता जो है ना वो कम था, बोलता बहुत कम था। अब जब बच्चे उसके छोटे भाई से हमने बहुत बात किया, उसके छोटे भाई और एक उसकी चचेरी बहन थी, हमने उसके साथ काफ़ी डिस्कशन किए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे की मनोवृत्ति समझी जा सके। इसका भाई है तो इसके जो बातचीत करने का तरीका होगा, इसके पसंद नापसंद भाई बहन के आपस में काफ़ी मिलते रहते हैं। इस चीज़ों को हमने वहाँ पे काफ़ी समझने की कोशिश की। तो बच्चे से बातचीत के दौरान पता चला कि बच्चे का हाथ जो है ना वो इस लेवल से उठता नहीं था, इस तरीके से वो हाथ रखता था। उसी से छोटे भाई से ही बातचीत के दौरान पता चला कि बच्चे की उंगलियाँ पूरी तरीके से नहीं खुलती थी। तो अब लगा कि अगर बच्चा के हाथ नहीं उठता है तो रस्से को हमारे हमारे जो हम जो उसको लूप दे रहे थे ना वो पकड़ नहीं सकता था, और अगर वो लूप पकड़ लेता तो हम उसको उठाने की कोशिश करते, क्योंकि बच्चा लूप नहीं पकड़ सकता था, हम बच्चे को उठा नहीं सकते थे। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो हाथ अगर गर्दन के ऊपर नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि किसी भी आदमी को सबसे पहले खड़े पोजीशन में अगर आप ऊपर से देखते हैं सबसे पहले गर्दन मिलती है। अगर हम कोई लूप देते तो सबसे पहले इसकी गर्दन आती है, हाथ नहीं ला रहा है बच्चा ऊपर, तो जो हमारा लूप थे, जो हमारे हार्नेस थे, जो हमारे इक्विपमेंट थे, गर्दन पे चोट पहुंचा सकते थे। इस बात का वहाँ पे डर था, इसलिए हम जो है अप्लाई करने से पहले बहुत सोच रहे थे। अब बात में पता चला बच्चा हाथ ही नहीं उठा रहा था, हमने वो हार्नेस डालने बंद कर दिए, क्योंकि हो सकता था कि हार्नेस हमारे गर्दन में चले जाए और बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। इसलिए हमने वो टेक्निक हमने छोड़ दिया, हमने कहा अब इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे, बच्चे की जान खतरा हो सकता है। और इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो पहले डिगिंग चल रही थी वो कंटिन्यू हमने बोला जो मशीनें थी वो 240 कैपेसिटी की जो है JCB थी, पोकलेन थी, हमने बोला नहीं इससे नहीं, इससे बड़ी मशीन मंगवाई जाए। जो फिर तत्काल जिला प्रशासन ने उन मशीनों को मदद उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन का वहाँ पे सहयोग बहुत था, उन्होंने हम जो चीज़ों की उनसे हम बताते थे रिक्वायरमेंट, वो तत्काल वहाँ पे उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जो है फिर एक 360 JCB आती है, पोकलेन आती है, उसको मंगाया गया, खुदाई में स्पीड लाई गई, और वहाँ पे हम जब लगभग 58 फीट पहुँचे थे तो नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पूरी तरीके से पैक किए हुए थी। बोरवेल के पास जैसे उसने कसम खा के बैठी थी कि हमको टनल तक बोरवेल के पास जाने ही न देगी। तो हमने जो राग ब्रेकर होते हैं JCB में उसको फिर सेट करवाए, फिर उसको राग ब्रेकर उतारा तोड़ने के लिए। तो वो राग ब्रेकर तोड़ते तोड़ते उसकी जो चिसिल होती है ना भारी से, आप लोगों ने देखा, वो टूट गई, पत्थर नहीं टूट रहे थे। फिर मुश्किल आई, हमने दूसरा राग ब्रेकर भेजा, क्योंकि बगैर उस पत्थर तोड़े हमको पता था कि सफलता नहीं मिलने वाली। और राग ब्रेकर वो चट्टान काफ़ी भारी, मुझे लगता है कि 25 फीट के आसपास उसकी टोटल जो है रहा होगा। दोबारा भी जब नहीं टूटी तो हमने बोला ठीक है अब इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम बच्चा जो है जो 60 फीट पे है, 62 फीट के आसपास हमको मिल रहा था, तो हमने बोला हम 58 फीट से अप्रोच लेंगे। तो हमने जब अप्रोच लेना चालू किया तो हमको स्पेस बनाने में हमने जो हमको 57 ही मिला, मतलब कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं कि जगह बनाने में मशीनों को डिप्लॉय करने के लिए हमको कुछ जगह चाहिए होती है। तो हमने 57 से ही अप्रोच लिया, और फिर वहाँ पे हमने बच्चे के पास हमने डिसाइड किया कि बच्चा 60 पे है तो हम टनल को धीरे धीरे डाउन करते चले जाएंगे ताकि बच्चे के पास पहुँच जाए उठाने के लिए। फिर हमने यह अप्लाई किया, फिर हमने थोड़ा सा लगभग 2 फीट हमने वहाँ पे मिट्टी थी, 2 फीट मिट्टी निकाली, उसके बाद वहाँ सामने एक मोटी सी चट्टान खड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे चट्टानों को देख के पता चला कि ये डोलोमाइट रॉक्स थी। डोलोमाइट रॉक्स काफ़ी कठोर होती है, काफ़ी कड़ी चट्टान होती है, और उससे भी एक उसकी जो पिकुलर स्पेशलिटी होती है कि जब वो
सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो थोड़ी वीक होती है। अगर उसको पानी मिलता है, पानी से अगर उसमें जैसे सीमेंट को आप पानी दे देते हैं तो मजबूत हो जाती है, तो उसी तरीके से उसकी टेंडेंसी है। पानी अगर उसको मिलता है बहुत कड़ी हो जाती है। हमने जो हमारे इक्विपमेंट से हम लोग उससे तोड़ रहे थे, लगाए से नहीं टूट पाएंगे, बड़े हमको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। बड़े इक्विपमेंट लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बोरवेल में पाइप नहीं डाली गई थी। जो बोरवेल था उसमें पाइप नहीं डाली गई थी, और सबसे ताज्जुब की बात, उस जगह पे उसी एरिया में 3 बोरवेल बनाए गए थे, तीनों खुले छोड़ दिए गए थे, जिसमें से एक में बच्चा गिरा, उसके 10 फीट बगल में दूसरा बोरवेल था, लगभग 20 फीट आगे तीसरा बोरवेल था, जो खुदाई के दौरान पूरी तरीके से उखड़ के समाप्त हो गया, और उसमें पाइप भी नहीं डाली थी। तो जब अगर हम बड़ी मशीनें लगाते तो बड़ी मशीन में वाइब्रेशन होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है, दूसरी समस्या क्या है, आप लोगों ने देखा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है, सारी मशीनें बनाई गई हैं वर्टिकल डिगिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या करते हैं, मशीनों की सिस्टम होता है कि एक जगह वो प्रेशर बनाता है, दबाता है, फिर वो हैमरिंग करके वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बनाता है, ताकि उसका जो इक्विपमेंट होता है, चिसल होती है, उसमें सेट हो सके, फिर वो नीचे हैमरिंग करते चला जाता है और काम होता रहता है। अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन जो ऊपर खड़ी होकर नीचे खुदाई करती है, उसको जो है हम नीचे खड़ा करके सामने कैसे खुदाई करवाएं, ये बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जगह बनाया, सब कुछ एडजस्ट किया, एक जो है वैगन कैरियर था, एक अल्टीमेट वही था इक्विपमेंट जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। वाइब्रेशन ज़्यादा था तो उस टनल जैसा नहीं था, पाइप नहीं लगी थी तो मिट्टी गिर सकती थी, बच्चे को चोट आ सकती थी, एक बात। दूसरी बात, अगर मलबा गिरेगा तो जो पानी था बोरवेल में, जो पानी था उसका लेवल बढ़ जाता तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आ सकती थी। और ये चीज़ कई बार हुआ, बोरवेल में पानी बढ़ता था तो हम लोग तुरंत जो है जिला प्रशासन को बता के गांव के जितने बोरवेल थे सारे चलवा रखे थे, कोई भी जो है बोरवेल बंद नहीं करने दिए, जितने भी सबमर्सिबल पंप थे सारे ऑन कर रखे थे, ताकि किसी भी तरीके से टनल में पानी न बढ़े। साथ ही साथ वहाँ पे जो है जो हमारी टीम ऊपर लगी हुई थी, वो जो है एक छोटा सा डल्लू बांध के रस्सी में डालती रहती थी और पानी निकालती रहती थी, ताकि जो है किसी भी प्रकार से पानी न बढ़ने पाए। ये सबसे आप इसमें ऑपरेशन में जो दूसरी सबसे बड़ी जो है एकदम स्पेशलिटी पिक्युलिटी मिली, अभी तक हमको नहीं मिली थी, बोरवेल से लगी हुई एक केविटी थी। मतलब इस तरीके से बोरवेल सीधा रहता है, नीचे जाने के बाद 60 फीट पर इस तरीके से बोरवेल टिल्ट हो गया था, इस तरीके से, और बच्चा यहाँ चला गया था। तो पहले जब बच्चा जब तक थका नहीं था, इधर सामने आके खाने पीने के कुछ सामान ले लेता था, पानी जो हम बेचते थे या जूस बेचते थे ले लेता था, लेकिन जब बच्चा थक गया जाके उस केविटी में लेट गया, और जब लेट गया तो उसने पानी भी लेना बंद कर दिया, खाना भी लेना बंद कर दिया। यहाँ से हमारी टीम की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यहीं से जो है लगातार लगभग जो है हमारी टीम ने लगभग सबने बच्चे से इतना हम लोग इमोशनली अटैच हो चुके थे, हर बार उसकी सांस गिनते गिनते हम लोग फील करने लगे थे उसकी सांसों को। फिर हमारी टीम ने भी लगभग सबने खाना छोड़ ही दिया था, और फिर लास्ट के जो 72 आवर में हमने जो 104 के जो 72 लास्ट लेग था, उसमें हमारी टीम में से किसी ने सोया भी नहीं, लगातार हम लोग जगते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक भी सेकंड काम रुकने न पाए। और वहाँ पे काम इतना टेक्निकल हो चुका था कि अगर एक टीम जब बड़ी मशीनों का वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए हम खुद नीचे वहाँ पे रुक के देख के वाइब्रेशन देखते थे, रॉक्स पे कितने वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, मशीन का वाइब्रेशन कितना है, टनल में बोरवेल में वाइब्रेशन कितना आ रहा है, पानी में हलचल कितनी मिल रही है, ऊपर से एक टीम कैमरे से पूरी टीम मॉनिटर करती रहती थी। हमको इस बात की भी चिंता थी कि बच्चा दिव्यांग था, हो सकता है मशीनों की भारी आवाज़ से वो चिढ़ जाए, इस बात को भी हम लोग लगातार देख रहे थे, तो उसके एक्सप्रेशन को भी लगातार देख रहे थे। रात में एक बार हमारे सामने ऐसा हुआ भी, हमको लगा कि बच्चा मशीनों की आवाज़ से पीड़ित हो रहा है, बार बार अपने सर को बार इस तरीके से हिला रहा था, तो हमने मशीनों को रुकवा दिया, लगभग 10 मिनट मशीनें शांत रहीं, जब उसके बाद फिर बच्चे की हरकत शांत हो गई, फिर हमने चालू करा। अच्छा ये था कि बच्चे ने दोबारा वैसे एक्सप्रेशन नहीं दिए, तो इस चीज़ों को मतलब हम हर चीज़ों को माइंडफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। साथ ही साथ बीच बीच में हम डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर आता था। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक ब्रीथिंग रेट होती है, 1 मिनट में आदमी कितनी सांस लेता है, वयस्क की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो डॉक्टर आके मिनट वाइज सांस को काउंट करता था, तो लगता था कि नहीं ब्रीदिंग सही चल रही है, और अभी जो है घबराने की बात नहीं आई है। तो उसको देख के हम लोगों को जो विश्वास था कि अगर हम जो है खुदाई जो है ज़बरदस्त करते रहेंगे तो बच्चा हमको मिल जाएगा। और जब डॉक्टर बोल दिया कि भाई ब्रीदिंग घबरा चल रही है, अभी बच्चा जो है हमारी बच्चे की ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो हमको जो है हमारी टीम और ज़्यादा जोश से लगी हुई थी, इससे पहले कि जो है उसकी सांसें घटनी बढ़नी चालू हों, हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल लें। इन सब के दौरान जो बड़े चैलेंज आए हमारे, जैसा मैंने कहा बच्चा वर्टिकली हम उसको बोर्ड से निकाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसका लगातार जो है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी, मीडिया के लोग भी वहाँ पे हर समय हमसे जानने की कोशिश कर रहे थे अपडेट्स के लिए। लेकिन जो टनल बना रहे थे, जैसे मैंने कहा जब सामने चट्टान आ गई टूटती नहीं थी वो। आप अगर किसी ओपन सरफेस पर रख के चट्टान को तोड़ते तो उसको चारों तरफ से खाली एरिया मिलता है, जो आप प्रेशर डालते हो चट्टान ब्रेक होके क्रैक होके टूट के गिर जाती है, यही सिस्टम काम करता है। वहाँ पे चट्टान चारों तरफ से दबी हुई थी, हर तरफ से मिट्टी पत्थर एकदम सपोर्ट थे, उसको दबी हुई थी, तो अगर हम उस पर क्रैक मार भी देते थे ना तो टूट के नहीं गिरती थी।
फिर हमने क्या किया कि हमने जो वैगन कैरियर हमने 3-3 इंच के होल बनाए। उसमें होल बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा कई गोले गोले होल दिखते हैं फोटो में टनल में, उस होल को बनाते थे। फिर उस होल को जो रॉक ब्रेकर था, दूसरा जो इक्विपमेंट था 52 केजी का इक्विपमेंट जो हम लोगों को हाथ पे उठा के चलाना पड़ता था, वो इक्विपमेंट एक्चुअली बनाया गया है कि ज़मीन के सरफेस पे रख के जो कंक्रीट स्लैब होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊपर रख देते थे, हाथ से सपोर्ट देते हैं, वो तोड़ता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे तो ऐसा हम तोड़ना है था, हमको तो इस तरीके से तोड़ना था ना, जहाँ हॉरिजॉन्टल जाना था, तो उस पूरे इक्विपमेंट को 52 केजी को हमको अपने हाथों पे उठा के चलाना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसके पूरे वाइब्रेशन थे, इतना वाइब्रेशन उसमें होता था कि सामने पत्थर को तोड़ता था, उस पूरे वाइब्रेशन को हम लोगों को हमारे कंधों पे झेलना पड़ता था। कई बार जो है कंधों पे वो हाथों से संभलता नहीं था, तो हम लोग यह क्या करते थे, लकड़ियाँ लगा के उसके चिसिल को सेट करते थे। पीछे से एक आदमी जो है अपने पीठ से सपोर्ट देता था, अगर जगह मिलती थी तो पैर से सपोर्ट उसको पुश करता था। तीसरा बंदा उसको वहाँ होल्ड कराता था कि खिसकने न पाए, खिसकने से प्रेशर, जो मशीन तो चलती रहेगी लेकिन वो प्रेशर उस पर हिट नहीं करेगी, उस प्रेशर को मेंटेन कराना पड़ता था। ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे जो बहुत बड़े थे। इससे भी बड़ी बात हो रही थी, जब जैसे जैसे टनल में अंदर जा रहे थे ना हम, 18 फीट हमको खुदाई करनी पड़ी, क्योंकि हमने जो है गड्ढा खोदना 10 फीट चालू किया था। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो लगातार हम जो है एक बेस बनता जाता है। मशीनों की अपनी एक क्षमता होती है, जेसीबी हमेशा मिट्टी ऐसे उठा के मुड़ जाती है, तो जैसे मुड़ती थी ना, हर बार वो 1-2 इंच आगे बढ़ जाती थी, तो वो 1-2 इंच आगे बढ़ते बढ़ते नीचे 18 फीट तक बढ़ चुकी थी। अब हमको टनल 18 फीट खोदनी पड़ी, और जब 5 फीट अंदर हम लोग 6 फीट अंदर चले गए तो इतनी ह्यूमिडिटी, और वो लेवल ही वही था जहाँ से पानी निकलता था, तो कीचड़ पानी मिट्टी भरे रहते थे, मतलब कीचड़ से मतलब एकदम खूब अच्छा हम लोगों का वो हो गया था वास्ता। कई बार वो कीचड़ में से बदबू आती रहती थी, वहाँ क्लोज में फंसा हुआ है कीचड़, तो पत्थरों में कैविटी बनी रहती थी, पानी टपकने से पत्थर टूट गया है, वहाँ कैविटी बन गई, उसमें मिट्टी आ गई है, उसमें जो है जब जो मिट्टी आती थी वो बदबूदार मिट्टी आती थी, तो वो भी समस्याएं थी। सबसे जो और प्रॉब्लम आ रही थी कि एयर जो है टनल में कम जाती थी। वहाँ पे क्या होता था कि अंदर हवा कम जाती थी, तो हवा हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा कम मिलती थी। वो जब हवा कम होती थी तो सांस जब हमारी जो हम लोगों को कम मिलती थी तो हमको परेशानी आती थी। बच्चे को तो हमने ऑक्सीजन पाइप दे रखी थी, उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जो टनल में वहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो हमको उस परेशानी आती थी सांस लेने में। लेकिन उन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा पूरा फोकस था बच्चे को सुरक्षित निकालने में, और बच्चे को निकालने में लगे रहे। अभी हम इन चीज़ों को याद आ रहा है कि हाँ, वहाँ पे हमको इस तरह के कीचड़ भी मिले थे। उस समय हमको वो कुछ नहीं, हमको कीचड़ मिलता था तो हम खुश हो जाते थे, थोड़ा मिला मिट्टी मिल गई है। 18 फीट की टनल में आप लोग मतलब हमने लगभग 15 फीट हमने पत्थर काटे हैं, और बाहर जो है हम इसीलिए जो है आप लोगों का जो रहता था सवाल कि कितना समय लगेगा, हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ उसमें पत्थर ऐसे थे जो 2 घंटे में कट जाते थे, कुछ पत्थर ऐसे थे 4-4 घंटे लगे हमको उसको तोड़ने में। लगातार हम उसको तोड़ते रहे, और जो बड़ी मशीन चलती थी, जो वैगन कैरियर चलता था, वो क्या उसका सिस्टम होता था, वो ड्रिल करते हुए एक डस्ट पाउडर का डस्ट बना देती है, चट्टान रहती है ना, उसको तोड़ तोड़ के डस्ट बना के उड़ाती है। जैसे आपने देखा कि बोरवेल होता है तो पानी डाल के मिट्टी जो टूटी लूज मिट्टी है उसको ऊपर उठाते हैं। अब वो मशीन क्या है कि जो जो पत्थर उसने तोड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ एयर प्रेशर देती है, तो पत्थर उड़ के ऊपर आता है पाउडर जैसा, तो टनल में पूरा पाउडर भर जाता था, एकदम पत्थर का जो है पाउडर भर जाता था, चारों तरफ दिखता कुछ नहीं था, आंखों में जलन होने लगती थी, सांस में मतलब पूरे नाक भर जाते थे, गलों में खराश आने लगती थी, क्योंकि पूरा पाउडर भर जाता था। ये सब वहाँ पे हम लोगों को बड़े चैलेंजेस मिल रहे थे। लगातार सीखा क्या इस ऑपरेशन में, सीखा क्या नॉलेज आपको मिला इसकी वजह से आप अगर फ्यूचर में हो तो इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो, इतने मेहनत आपको ना करना पड़े? देखिए, हर ऑपरेशन यूनिक होता है अपने आप में। जैसा मैंने बताया कि केविटी पहली बार हमको मिली, बोरवेल में नीचे जाके केविटी हमको पहली बार मिली। दूसरी बात जो है, अब मिट्टी अगर होती है तो उसकी अपनी स्टाइल होती है। उड़ीसा की मिट्टी अलग तरह की है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी अलग तरह की है, राजस्थान की मिट्टी दूसरे तरह की है।